अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये आपका ओ लेवल मैथ्स का पेपर है, मई जून 2024, पेपर 1-1। सो लेट्स स्टार्ट एंड कीप इन माइंड कि आपको यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम दिस वर्ड राइट डाउन द लेटर्स विच हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर कितनों की लाइन ऑफ सिमेट्री है? एक मेरे पास ए की लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और दूसरा मेरे पास टी की लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दो वर्ड्स हैं, कीप इन माइंड कि एन की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, एन का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा, इसको कह रहे हैं हम रोटेशन सिमेट्री। सेकंड पार्ट में कह रहा है रोटेशन सिमेट्री, यहाँ पर होगा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एन। अच्छा, अगर आपके दिमाग में है कि भाई टी की सिमेट्री कैसे है, देखें। अगर हम टी को बनाते हैं, लेट सपोज भाई ये मेरे पास एक अल्फ़ाबेट टी आ गया, ठीक है। अब यहाँ जो सेंटर से लाइन गुजरेगी उसके लेफ्ट राइट पे मेरा इमेज सेम हो जाएगा, इसलिए हमारे पास सिमेट्री की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 2, at the start of the day the mass of a bird is 4.628 kg. Later in the day the mass of this bird is 4.693. Calculate the increase in the mass of the bird. Okay, 4.693, 4.628। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको, सिंपल आपने सेपरेट करना है। अब 3 में से 8 जाएगा नहीं, आपको कैरी लेना पड़ेगा। ये 9 था, 9 को आपने कर दिया 8, यहाँ हो गया 13। 13 माइनस 8 इज़ 5, 8 माइनस 2 इज़ 6। ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। सो द आंसर इज़ 0.065। बट यहाँ पर आपको आंसर देना है अपना ग्राम्स में, ये आ रहा है आपका केजी में। केजी को ग्राम में लाने के लिए यूनिट टू मल्टीप्लाई बाय 1000, 0.065 टाइम्स 1000, यू विल गेट 65 ग्राम्स। तो आपका आंसर आ गया 65 ग्राम्स, ठीक है। 0.3 टाइम्स 0.02, अगर आप डेसिमल में मल्टीप्लाई करें, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, बड़ा सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ। आप सिर्फ 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें ना, 3 2 जार 6। अब देखें डेसिमल के बाद कितने जीरोज आ रहे हैं या नंबर्स आ रहे हैं। डेसिमल के बाद यहाँ पर एक नंबर है, दैट इज 3, और डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर है। तो यहाँ पर एक नंबर है डेसिमल के बाद, यहाँ पे 2 नंबर है, मतलब डेसिमल के बाद आपके 3 नंबर होने चाहिए। तो मेरे पास एक नंबर तो आ गया, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर होने चाहिए। क्या डेसिमल के बाद 3 नंबर आ गए? ये आपका आंसर था। 15% ऑफ 540, 15% का मतलब है 15 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ 40। सिंप्लीफाई किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 आर 10 एंड 2 2 आर 4, 5 1 आर 5, 5 3 आर 15 एंड 3 2 आर 6। तो ये आपका आंसर आ गया। 7 माइनस माइनस 25, दैट विल बी 7 प्लस 25 इम्प्लाइज टू 32। ये बने आपके सारे आंसर। सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मेरे पास यहाँ पर वो तो है नहीं, टूल्स तो है नहीं, तो मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ कि आपने करना कैसे है काम। ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच ए सी इज 5 एंड बी सी इज 10। अब सबसे पहला काम आपने अपने कंपस को ओपन करना है। कितना ओपन करना है आपने? 5 सेंटीमीटर। अब कंपस को आपने 5 सेंटीमीटर ओपन किया और ए पे रखा, और ए पे रख के वो आपने जहाँ तक ओपन था आपने आर्क लगा दिया। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं आर्क लगाता हूँ, भाई ए पे रखा मैंने और ये मेरा आ गया 5 सेंटीमीटर का आर्क, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब काम मैं रफ कर रहा हूँ, सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपने इसको कंपस से ऐसे करना होगा। फिर आपको क्या कह रहे हैं, दैट बी सी इज 10। अब आपने कंपस पे कितना खोलना है? 10 सेंटीमीटर, या 10 का आपका रेडियस खोलना है। कंपस पे आपने खोला 10 और रखा आपने बी पर। बी पे रख के जहाँ 10 था वहां पर आपने लगा दिया आर्क। जहाँ ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे, दिस पॉइंट विल बी पॉइंट सी। और अब आपने इसको करना है आपस में कनेक्ट, ठीक है ना। तो आपने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया और इसको आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा ए बी सी का, ठीक है जी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये मैंने रफली काम किया है, आपके पास कंपास होगा, डी होगा, उससे आपने करना होगा। मेजर एंगल बी ए सी। अब जो आपको एंगल मेजर करने को कहा है, दैट इज बी ए सी। इसका मतलब ये होगा कि आपको ये एंगल थीटा निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। थीटा निकालने के लिए आपने वही अपना कंपास अपना डी रखा। आपने डी कैसे रखा जाएगा? आपका ऐसा आपके पास डी आएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपने मेजर करना स्टार्ट किया, ये 0 है, यहाँ पर 90 होगा। तो मेरे पास जो एंगल है दैट इज लेस देन 90। तो मैं यहाँ पर कोई आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि मैं इसको डी से मेजर नहीं कर सकता, इसलिए आप डी से मेजर करेंगे, आप इसका आंसर पूरा मार्क करके लिखेंगे यहाँ पर। नंबर 5,
The table shows information about a class of 28 students and the distance they live from their school. तो डिस्टेंस आपको मिल गया, बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं सब आपको पता लग गया. कंप्लीट द टेबल. अब आपके पास ये एक मिस हो गया, ठीक है ना. अच्छा रही डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर और लेस में बॉयज़ आ रहे हैं 11, डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 किलोमीटर. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल बॉयज़ कितने आ रहे हैं, तो टोटल बॉयज़ मेरे पास हैं 14. टोटल गर्ल्स, अब ये तो मुझे पता ही नहीं, तो मैंने इसको कह दिया भाई ये है x+6, टोटल गर्ल्स हो जाएगा. अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स निकालना चाहूँ, पहले पार्ट की बात की जा रही है, तो मैं ये कहूँगा टोटल स्टूडेंट्स हैं 28, वो बराबर होंगे 14 प्लस x+6. ये आपकी बन जाएगी सिंपल सी इक्वेशन. अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, 28 14 प्लस 6 हो जाएगा 20. 28 माइनस 20 इज इक्वल्स टू x. सो x इज इक्वल्स टू 8. ये आया आपका पहले पार्ट का आंसर. नेक्स्ट वन. A student is chosen at random from the class. Write down the possibility that the student lives more than 1 kilometer from the school. जो आपका फेवरेबल आउटकम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट सेज मोर देन 1. आप किसकी बात कर रहे हैं, गर्ल की या बॉय की? ये बात आपको नहीं बताई. उसने कहा आ स्टूडेंट, सही है ना. अब आपको दोनों को गेटर करना पड़ेगा. डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 किलोमीटर. मोर देन 1 किलोमीटर में कितने आ रहे हैं आपके पास? यहाँ 3 आ रहे हैं और यहाँ 6 आ रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो मेरे पास पार्ट बी, जो मेरा फेवरेबल आउटकम है, उसमें मेरे पास बचते हैं 9. सही है ना. कैसे बचते हैं? 6+3, ये 9 आ रहे हैं. और टोटल कितने हैं मेरे पास? 28 स्टूडेंट्स हैं. ये आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई. 6r प्लस 7s माइनस r प्लस 3s. बहुत सिंपल सी बात है. 6r माइनस आर वालों को एक साथ लिखा और s वालों को एक साथ लिखा. 6r माइनस आर हो जाएगा 5r, 7s 3s हो जाएगा आपका 10s. 5 कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा भाई? r प्लस 2s. ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है ना. आप कॉमन ना भी निकालें तभी फर्क नहीं पड़ेगा, बट निकाल दें तो बेहतर है. नेक्स्ट वन. Bananas cost X cents each, apple cost Y cent each. Write an expression for the total cost of banana and 5 apple. तो एक बनाना 7 का है, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 5y. सिंपल. और आपने कुछ भी नहीं करना है इसको, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 7. अ स्क्वायर एंड अ रेगुलर पेंटागन. पेंटागन, ठीक है, आर ज्वाइंड अलोंग वन एजेस एज शोन इन द डायग्राम. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स. एक स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि सारे एंगल हो गए मेरे पास 90 डिग्री के. तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया 90, ये मेरा स्क्वायर आ गया. उसके बाद कह रहा है रेगुलर पेंटागन. अब यहाँ पर आपको पेंटागन का एंगल फाइंड करना आना चाहिए. कैसे निकालते हैं? यहाँ पे मेरी वर्किंग हो रही है पेंटागन के ऊपर सिर्फ. अगर आपको किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एंगल निकालना होता है, एक एंगल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n. ये आपका वर्किंग फॉर्मूला होता है. n की जगह आ जाएगा 5, क्योंकि पेंटागन में हमारे पास 5 साइड्स होती हैं. 5 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5. 5 - 2 3 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय 5. अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं. देखिए आप पेपर 1 में हैं, आप जितना रिड्यूस कर सकते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन को उतना आप किया करें, ताकि आपके आंसर जल्दी ठीक आ जाएं. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से बेहतर है आप सिंप्लीफाई करें. 5 1s are 5, 5 3s are 15, क्या बच गया? 3, 5 6 are 30. नाउ 3 टाइम्स 36. अब सिंपल सा आपने करना है, 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया. 3 6 are 18, 3 3s are 9 और 1 हो जाएगा आपके पास 10. इसका मतलब है पेंटागन का जो एक एंगल है वो आपके पास 108 है. तो ये वाला एंगल आ गया मेरे पास 108. मुझे निकालना है x. टोटल एंगल मेरे पास 360 का होता है. तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी. अब इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 90 प्लस 108 इक्वल्स टू 360. टोटल एंगल 360 का होता है मेरे पास, ठीक है बेटा. अब आपने इसको ऐड करना स्टार्ट किया. x प्लस 90 प्लस 108, इट्स 198 इक्वल्स टू 360. तो x इक्वल्स टू 360 माइनस 198. अब यहाँ पर मैं आपको एक मेंटल मैथ का ट्रिप देता हूँ. देखिए 198 है ना, आप 200 कर लें इसको, ठीक है ना. लेट सपोज कि ये मेरे पास 200 लिखा हुआ है, सपोज कर लें. अब 360 में से 200 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 160 आ जाएगा. और यहाँ पर हमने 2 एक्स्ट्रा कर दिए थे, तो वहाँ भी 2 एक्स्ट्रा कर दें. तो x इज इक्वल्स टू 162.
ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूं कि आपको मेंटल मैथ में आसानी होगी। देखिए 198 को मैंने 200 कर लिया, माइनस किया, दो एक्स्ट्रा थे, वहां भी दो एक्स्ट्रा दे दिए, बस मैंने, सिंपल तरीका है। नेक्स्ट वन, अहमद इन्वेस्ट 4000 एट अ रेट ऑफ 1.5% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर बात की जा रही है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 ईयर्स, आपको अमाउंट फाइंड करना है। आपने इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल पी, रेट क्या होता है 1.5, टाइम क्या है मेरे पास 2 ईयर्स, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, ये आपका वर्किंग फार्मूला होता है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो दो जीरो से दो जीरो कर दिया हमने कैंसिल, 1.5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, दैट लीड्स टू 3, 3 4 12, तो ये आ जाएगा $120, ये बना आपका इंटरेस्ट। नाउ कीप इन माइंड कि ये आपका आंसर नहीं है, उसने कहा आपने बताना है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 4000, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आपने निकाल लिया 120, दोनों को आप ऐड कर दें 4120 डॉलर्स, ये बना आपका आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, diagram shows distance time graph of a cyclist for the first two stages of a race AB and BC. Work out the average speed for the of the cyclist for the second stage। अच्छा जी, ये जो आपसे स्पीड मांग रहा है, ये मांग रहा है भाई सेकंड स्टेज, दैट इज बी एंड सी। इसकी आपको निकालनी है स्पीड। ग्राफ कौन सा है, डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस टाइम पर अगर आपको स्पीड निकालनी है, इसका मतलब है इसका निकालना है आपको ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें चाहिए राइज अपॉन रन। तो मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ भाई, ये वैल्यू क्या है, पहले हम इस वैल्यू को टारगेट करते हैं। ये वैल्यू मेरे पास है 25 26 27, ये है 27, ठीक है। और अब हम टारगेट करते हैं जहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, दैट इज दिस पॉइंट। ये वैल्यू क्या है मेरे पास, इट इज 21। तो जो मेरा राइज है, जो मेरा राइज बन रहा है ये वाला 27 माइनस 21 इज 6, राइज आ रहा है मेरे पास 6। अब देखते हैं रन वाला पार्ट क्या आ रहा है। रन वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है 9 से 9:30 ना, ये वाला जो पार्ट है दैट इज योर रन पार्ट। 9 से 9:30 का मतलब ये हुआ कि 30 मिनट्स की बात कर रहा है। आपको आंसर देना है किलोमीटर्स पर आवर में, ठीक है ना, कोई मसले की बात नहीं है, डिस्टेंस तो हमारा किलोमीटर्स में, हमें जो काम करना है वो टाइम पे करना है। अब टाइम है यहाँ पर आधा घंटा, ठीक है ना। आधे घंटे का मतलब क्या हुआ, 30 मिनट्स की बात कर रहा है, और 30 मिनट्स को हम कहते हैं 1/2 आवर, ये आ गया। अब आए भाई राइज अपॉन रन, राइज कितना आया हमारे पास, राइज कितना आया, राइज था हमारे पास 6, और रन कितना आया था, रन आया था 1/2। सिंप्लीफाई किया, व्हाट यू गॉट 12। तो आंसर आ गया आपके पास 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल तो नहीं था। आगे देखते हैं। A bus travels at a speed of 20 kilometers per hour. Work out the time the bus takes to travel 50 kilometers। बहुत ही सिंपल सी बात है। आपका वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस आपका बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के, आपका वर्किंग फॉर्मूला है। आपको डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस कितना है भाई 50 है, स्पीड कितनी है हमारे पास 20 है, और टाइम हमको फाइंड आउट करना है। सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू टाइम। सिंप्लीफाई किया, जीरो जीरो कैंसिल होगा, 5/2 का मतलब क्या हुआ 2.5, और यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा आपका आवर। कैसे पता लगा कि आपकी स्पीड आवर्स में चल रही है, इसलिए आपका यूनिट आवर होगा। नेक्स्ट वन, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, डायग्राम शोज द फ्यूल गेज ऑफ अ कार। दिस कार हैज 40 लीटर्स ऑफ फ्यूल इन द टैंक। टोटल होगा तो 40 लीटर्स को नहीं, दिस कार हैज, अभी इस पे 40 लीटर्स है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट द टैंक कंटेन्स व्हेन इट इज फुल। ओके, अभी जो ये रीडिंग आपको दिखा रहा है इसके हिसाब से इसमें 40 लीटर्स है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताएं भाई कि अगर ये फुल होगा तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब यहाँ पर ये मीटर रीडिंग क्या लग रही है आपको, क्या रिप्रेजेंट कर रही है मीटर रीडिंग यहाँ पर। अब इस बात का मतलब क्या हुआ भाई, मतलब ये हुआ, देखें अगर ये गाड़ी का मीटर है तो जाहिर बात है यहाँ तो आपका जीरो होगा ना, ये तो हमेशा जीरो होगा, ऐसा तो नहीं यहाँ कोई रीडिंग होगी, नहीं होगी। और वो कह रहा है कि यहाँ पर है आपके पास 40। अब आप ये देखें कि एक काउंट किसके बराबर होगा, 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 5 डिविजन्स पर आ गया 40। तो हमने पहला काम क्या किया, हमने 40 को कर दिया डिवाइड बाय 5, तो ये क्या हो गया 8। इसका मतलब हर एक रीडिंग 8 को डिफाइन कर रही होगी। ये होगा यहाँ पर 8, फिर आएगा 16, फिर आएगा 24, फिर 32, फिर 40,
फिर 48, फिर 56 एंड देन 64। तो जब ये पूरा फुल होगा उस वक्त जो लीटर्स होंगे दे आर 64 लीटर्स व्हेन इट इज फुल। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, द कार यूजेस 5.4 लीटर्स ऑफ फ्यूल ऑफ एवरी 100 किलोमीटर ट्रेवल। हर 100 किलोमीटर पे 5.4 लीटर आपका यूज हो जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट द कार विल यूज ऑन अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर। ओके, इसका मतलब है 3 बार होगा, सही है ना। अगर हर 100 पर 5.4 है, हर 100 पर 5.4 है, तो 300 पर क्या हो जाएगा, आप सिंपली अपने 5.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 5.4 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 4 आर 12, 3 5 आर 15, 16.2। तो 16.2 लीटर जो है वो आपका कंज्यूम हो जाएगा। आंसर था Tom's pet eat 3/5 of a tin food each day. Tom needs food for his pet for 12 days. Calculate the number of tins of food Tom needs to buy. Okay. एक दिन में वो 3/5 खा रहा है। टॉम को कितना चाहिए, इतना चाहिए कि उसके पास 12 दिनों का आ जाए। ठीक है, तो 1 डे का आ गया हमारे पास 3/5 ऑफ अ 10 फूड। 3/5 किस क्वांटिटी का है ये मुझे नहीं पता, और मुझे फाइंड करना है भाई 12 दिन के लिए इसको कितना चाहिए होगा। तो हम सिंपल इसको रेशो से कर लेते हैं कि भाई अगर एक दिन होगा तो उसको चाहिए 3/5। अगर 12 दिन के लिए वो चाह रहा है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 36/5। अब 36/5 आपका बन गया 7 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 5 7 से 35 होता है। तो इसका जो आंसर है अब वो ग्रेटर देन हो गया 7 से। तो उसको कितने टेंस चाहिए होंगे, अगर 7 से बड़ा है इसका मतलब है उसको 8 टेन चाहिए होंगे, और ये बन गया आपका आंसर। 8 टेन चाहिए तो उसको इतना खाना मिल जाएगा कि उसका पेट 12 डेज तक सर्वाइव कर लेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, सॉल्व। 4 2s are 8x minus 4 3s are 12 plus 5 into x 5x 5 5s are 25 equals to 20। 8x plus 5x हो जाएगा 13x, 25 minus 12 हो जाएगा 13 is equals to 20। 13x is equals to 20 minus 13 leads to 7/13 equals to x। ये आपके पास सिंपल सा आंसर आ गया। आसान सवाल था ये तो, 3 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। The pie chart shows the proportion of junior members and senior members at a gym. There are 120 more senior members than junior members. अच्छा जी, अब ये जो लाइन लिख के दे रहा है there are 120 more senior members than junior members, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास junior members x हैं तो सीनियर मेंबर्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 120, क्योंकि सीनियर मेंबर्स 120 ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू जूनियर मेंबर्स। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ जूनियर एंड सीनियर मेंबर्स इन द जिम। ओके, अब आए हम पाई चार्ट के ऊपर। भाई देखें, अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल जो बच गया ये कितना होगा, दैट विल बी 300। तो 300 रिप्रेजेंट कर रहा है सीनियर्स को। अब ये चीज़ को हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास एंगल है 60 तो वो है मेरे पास x, और अगर मेरे पास एंगल है 300 तो वो सीनियर्स हैं, और सीनियर्स कितने मेरे पास x प्लस 120। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 टाइम्स x प्लस 120 इक्वल्स टू 300 टाइम्स x। यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1s are 6 एंड 6 5s are 30। तो मेरा क्या बना है इक्वेशन, x प्लस 120 इक्वल्स टू 5x। x को सॉल्व करते हैं यहाँ से, 5x ये x मारा के माइनस हो जाएगा तो 120 इज इक्वल्स टू 4x। 120 इज इक्वल्स टू 4x एंड x इज इक्वल्स टू 30। ये मेरे पास x का आंसर आ गया। x क्या था, x जूनियर्स था। तो अगर जूनियर मेरे पास 30 होंगे तो सीनियर मेरे पास 30 प्लस 120 150 हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 180। उसने आपसे कहा था कि आपको टोटल मेंबर्स के बारे में बताना है। टोटल हमारे पास 180 हो गए, आंसर है। नेक्स्ट वन, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड x माइनस 6y इक्वल टू 6। ओके, मैं यहाँ पर, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है।
मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6y। मैंने बनाया x को सब्जेक्ट। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। x हमने क्या बनाया था, 6 प्लस 6y। ये मैंने किया है सब्सटीट्यूशन। तो ये बन जाएगा 12 प्लस 12y प्लस 3y इक्वल टू 7। 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा भाई आपके पास, 15y। 7 माइनस 12, तो 15y इक्वल्स टू नेगेटिव 15 एंड y इक्वल्स टू नेगेटिव 1। ये मैंने किया सब्सटीट्यूशन। आप चाहें तो आप इस पर एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, टोटली योर चॉइस। यहाँ हो गई एक मिस्टेक, 7 माइनस 12 मेरे पास -5 होता है। मैं ओह सॉरी, ये आ जाएगा मेरे पास -5। ठीक है, और 15 जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा मेरे पास -5 ओवर 15 दैट इज इक्वल्स टू -1/3। ये मेरे पास y का आंसर आ गया। x निकालने के लिए मैं ऑलरेडी x को सब्जेक्ट बना चुका हूँ इक्वेशन में, उसी को यूज करेंगे। वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये वाली थी। तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6y। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, 6 प्लस 6y की जगह -1/3। 3 1s are 3 2s are, तो 6 माइनस 2 इट इज 4। तो x क्या आ जाएगा 4 और y क्या आ जाएगा -1/3। ये बना आपका आंसर। सही। नेक्स्ट वन, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। 2.87 हो जाएगा 3। अब 396 किस में हो जाएगा, पहले लिखते हैं इसको रूट में। वन सिग्निफिकेंट पे ये जाएगा 400 पर। 1.92 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 की पावर 2। ये आपने सबको पहले कन्वर्ट किया वन सिग्निफिकेंट पर। अब क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 400 का रूट हो जाएगा 20 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 1s are, 4 5s are and 5 3s are 15। ये बना आपका आंसर 15। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम द टॉपिक सर्कल प्रॉपर्टीज। ओके, ABC and D are points on circumference of circle center O. Angle BCD is 58 BCD, okay, and angle DBC is 72. Complete the statement DAB। हमें निकालना है DAB, मतलब हमें ये एंगल निकालना है। क्या होगा, क्यों होगा, ये देखते हैं। देखिए हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और चारों पॉइंट सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। सही है। अब आपके पास साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती थी, अपोजिट एंगल का सम आपके पास होता था 180। तो यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, किसको, ए को और सी को। आपकी वर्किंग क्या बन जाएगी, आप लिखेंगे, यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, 180 माइनस 58। क्या बनेगा भाई, 180 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 120। 2 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, दैट विल बी 122। तो ये बना मेरे पास 122। एंगल DAB इज 122 बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर supplementary in a cyclic quadrilateral। तो यहां पर कंप्लीट डिफाइन कर दिया कि भाई हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। उसके बाद कर रहे हैं फाइंड एंगल DOC। अच्छा भाई, जब भी आप किया करें ना सर्कल प्रॉपर्टीज, आप अपने अननोन एंगल को लाजमी मार्क किया करें। अब DOC का मतलब ये हुआ कि मुझसे कह रहा है भाई ये एंगल निकालो। ये एंगल तो इसका डबल हो जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल आपका सर्कमफेरेंस पर उसका डबल हो जाएगा। तो 72 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स यू 144। ये आंसर आ गया आपके पास। लास्ट वन, फाइंड द एंगल BCO। BCO कौन से एंगल की बात कर रहा है भाई, BCO का मतलब ये हुआ ये एंगल निकालने का कह रहा है, BCO। ओके, अब देखिए अगर आपके पास ये सेंटर का एंगल आ गया दैट इज 144 आया था ना, हाँ, इसको यूज करेंगे कैसे। देखिए अगर ये 144 आ गया तो अब यहाँ पर जो बात आपको मालूम होनी चाहिए वो ये कि ये दोनों आपके पास रेडियस है। इसका मतलब है वी आर डीलिंग विद आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ये वाला एंगल A होगा तो ये वाला भी एंगल मेरे पास A होगा। अब ये अप्रोच का फायदा क्या हुआ, मेरे पास टोटल एंगल 58 है। 58 में से अगर मैं ये एंगल A माइनस कर दूंगा तो ये ग्रीन वाला एंगल आ जाएगा, इसलिए मैं A निकालने जा रहा हूँ।
अब ए की वर्किंग क्या होगी, ए की वर्किंग क्या होगी, ए प्लस 144 इक्वल्स टू 180। ये मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल सॉल्व कर दिया। कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने, ठीक है ना। इस ट्रायंगल को हमने सॉल्व कर दिया, ए प्लस 144, 2a इक्वल्स टू 180 माइनस 144 36। तो ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 18। अब जो आपके पास पूरा एंगल था वो था 58, तो मैं करूंगा 58 माइनस 18 लीड्स टू 40। तो जो आपका एंगल था बी सी ओ दैट इज 40, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। The table shows the time that each of 60 children spends in a play area. टाइम आ गया आपके पास। We need to construct the CF curve. Okay. 10 पर क्या है, 4 है, 40 पर 7 है, 60 पर 8 है। देखिए आपके पास ये है फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज, अभी आपको चाहिए CF। CF कैसे आता है, यूनिट टू ऐड द वैल्यूज। तो पहली है 4, पहली तो सेम रहेगी। फिर क्या होगा, 4 प्लस 7 11, फिर 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 24, अब 24 में 20 जोड़ लें, 44 में से एक माइनस कर लें, दैट इज 43, एंड 43 प्लस 17 इट इज 60। तो आपका ये नंबर और ये नंबर वेरीफाई होना चाहिए, इसका मतलब है कि आप ठीक कर रहे हैं अभी तक। अब ये आ गई वैल्यूज मेरे पास, अब कंस्ट्रक्ट कैसी होगी भाई, 10 पर आएगी 4, 40 पर 11, 60 पर 19, 90 पे 43 एंड 120 पर 60। ये आपने कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट करते वक्त डॉट मत लगाइएगा, क्रॉस बनाइएगा, ठीक है ना। 10 पर आया 4, तो 10 पर है 4, 1 2 3 4, ये आ गया 10 पे 4, ठीक है। 40 पर है 11, 40 पर 11, ये आया 40 पर 11, ठीक है। उसके बाद 9 60 पर है 19, 60 पर 19 आया, ये आया। उसके बाद क्या हो गया, 60 पर 19 हो गया, 90 पर आया 43, 90 पर 43, 90 पर 41, 42, 43, ये आया 90 पर, 90 पर 43, सही है। और लास्ट आ रहा है 120 पर 60, 120 पर 60। ये हमारे बन रहे हैं पॉइंट्स। अब इनको जितना आपके लिए बेस्ट पॉसिबल हो सके उतना इनको एक स्मूथ कर्व से आपने कंस्ट्रक्ट करना है। मैं भी ट्राई करता हूँ भाई, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके उतना करिएगा। ओहो, मेरी नहीं तरह मुश्किल हो रहा है इस पर आईपैड पर। ये बनेगा मेरा कर्व। अब ये जीरो से क्यों स्टार्ट हो रहा है, देखें भाई हमारे पास जो लोवेस्ट वैल्यू है वो जीरो है, तो मुझे इसको जीरो से स्टार्ट करना है। मैंने इसको जीरो से स्टार्ट कर लिया, ठीक है ना। ये मेरा कर्व बन गया। आगे देखते हैं। यूज योर डायग्राम टू एस्टिमेट द मीडियन। मीडियन क्या होता है भाई, आपने टोटल फ्रीक्वेंसी को हाफ करना है। हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी थी दैट इज 60, तो मैंने किया 60 को आधा, इट इज 30। 30 आपका आंसर नहीं है, अब आप 30 पर जाके वैल्यू देखेंगे। 30 पर जाके वैल्यू देखनी है, ये सारा काम आपने स्केल से करना है, रफली बिल्कुल भी कंस्ट्रक्ट ना कीजिएगा। ठीक है ना। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है इट इज 60, 2 4 6 8 10, 2 4 6, तकरीबन मेरी जो वैल्यू आ रही है इट इज 76। ये मेरे पास आ रहा है मेरा मीडियन, सही है, दैट इज 76। पहली बात हो गई है। आगे देखते हैं इंटर कोटाइल। अब आते हैं अपर कोटाइल पर। Q3 क्या होता है, Q3 होता है 3/4, दैट इज अपर कोटाइल ना, Q3 60। तो ये कितना बनेगा मेरे पास, 2 2 जार 2 30 जार 33 जार 90, 90/2 इज 45। अब आपने 45 पर आके देखना है भाई वैल्यू को। आइए भाई 45 पर, ये बना मेरा 45 40, ओ सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। ये आया अपर कोटाइल, सही है जी। अब ये 45 पर हम आ गए इसको लेके, और जहाँ पर ये जा रहा है वहाँ पर देखें एक्स पे वैल्यू क्या है। सो 92 एंड 94, 93 कर देते हैं इसको हम।
ये हमारे पास आ रहा है 93। अपर कोटाइल की वैल्यू आ गई हमारे पास 93। अब देखते हैं लोअर कोटाइल क्या आ रहा है। फॉर लोअर कोटाइल वी हैव 1/4 ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज 60। 15 4 60 होता है। 15 पे जाके देखेंगे लोअर कोटाइल। 15 पर आइए देखें लोअर कोटाइल क्या है भाई। 15 ये रहा हमारे पास, पर्पल से कर रहा हूं मैं इसको। नाउ दैट इज 52 एंड 54। 53 कर लेते हैं। 53, सॉरी 53। अब आपने क्या करना है, आपको तो निकालना है भाई यहाँ पर इंटरकोटाइल रेंज। तो इंटरकोटाइल क्या बनेगी आपकी, अपर माइनस लोअर। अपर कितनी आई थी 93, लोअर कितनी आई है 53। 93 माइनस 53 दैट इज 40। ये बनेगा आपका इंटरकोटाइल रेंज। ठीक है ना, ये आपका आंसर बनेगा इंटरकोटाइल रेंज का। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु स्पेंड मोर देन 80 मिनट्स इन द प्ले एरिया। ऐसे कितने बच्चे थे जिन्होंने 80 मिनट से ज्यादा लगाए। चलें जी इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए 80 मिनट्स कहाँ पर आ रहा है मेरे पास। 80 मिनट्स को पहले हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो लाइन है मेरे पास ये है 80 मिनट्स। अब 80 मिनट्स पे जो रफली वैल्यू मेरे पास आ रही है वो ये कहीं आ रही है। ठीक है ना, ये है 80 मिनट्स। इसकी वैल्यू कितनी है भाई 31 32 33 34। 33.5 के करीब आ रही है। अब 33.5 हम लोग, ये क्या पूछ रहा था हमसे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेसिमल में हमारे पास नहीं होंगे, ठीक है ना, तो इसको डेसिमल में आंसर नहीं देंगे हम। अब हमें चाहिए भाई कितने ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ना। इससे ज़्यादा का टाइम वाले बच्चे हमारे पास कितने होंगे। उन बच्चों की बात की जा रही है जो यहाँ पर बच गए। ये बच्चे जो है ना ये आपके होंगे जो 180 से, ये जो टाइम इसने बताया है दैट इज कितना था 70 80 मिनट्स। जितने 80 मिनट से ज़्यादा है ना वो आपको निकालने हैं। तो मैं इसको राउंड फिगर में ही लूंगा क्योंकि नंबर ऑफ बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स हैं। तो 31 32 33 34 33 ले लेते हैं हम लोग, लेट्स सपोज, ठीक है ना, 33 ले लिया। अब आपका आंसर क्या बनेगा, आपको जो ढूंढने को कह रहा है ना वो ये नहीं है, आपको ढूंढने को बोला ये वाले। ये तो वो है जिनको टाइम लग रहा है 80 से कम, आपको चाहिए 80 से ज्यादा। तो अब आप कर लेंगे 60 में से इसको माइनस। ये बनेगा हमारे हिसाब से 60 माइनस 33। अब आपके पास यकीनन इसका आंसर डिफर कर सकता है क्योंकि हम सबका CF का कर्व अलग बन रहा होगा। तो 60 में से 30 माइनस किया, 30 बजा 3 ज़्यादा दिया आपने, दैट विल बी 27। ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट वन, इन दिस टेबल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A एंड ऑफ B। पहले तो हम देखते हैं क्या कह रहा है। P इज प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर। तो P प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर, इसको आप पहले ऐसे लिखेंगे, फिर ये साइन हटेगा तो इसकी जगह आएगा K टाइम्स Q स्क्वायर। ठीक है ना। अब P और Q की आपको वैल्यू कहाँ पर मालूम है, P और Q मुझे यहाँ पर मालूम है कि जब P 12 है Q 2 है, तो मैं इसको यूज कर लूंगा। P की जगह जब 12 आएगा, K टाइम्स Q की जगह आ जाएगा उस वक्त 2 का स्क्वायर। तो 12 इक्वल्स टू K टाइम्स 4 एंड K इक्वल्स टू 3। जैसे ही आपके पास K का आंसर आ जाना, आपने फौरन इस वैल्यू को यहां पर पुट करना है, यहां पर। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P इक्वल्स टू 3 टाइम्स Q स्क्वायर। ये हो गया आपके पास। अब जो वो आपसे कह रहा है वो निकालना बड़ा आसान है। क्या कि भाई आपको यहां से A निकालना है। अब A किसकी जगह आएगा, P की जगह आएगा। P की जगह A आ गया इक्वल्स टू 3 अपनी जगह, और Q की जगह आएगा 7 का स्क्वायर। तो A इक्वल टू 3 टाइम्स 49। तो 3 टाइम्स 50 होता तो 150 होता मेरे पास। ठीक है, 3 माइनस कर लें उसमें से। तो 150 में से आपने 3 माइनस किया तो यू विल गेट 147। ये आ जाएगा 49 टाइम्स 3। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह इसको दोबारा लिखेंगे, P इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर। अब यहाँ पर B निकालना है और B आएगा Q की जगह। तो P की जगह आ जाएगा 48, 3 की जगह 3 रहेगा और Q की जगह आ जाएगा B का स्क्वायर। 3 आके डिवाइड हुआ, 16 इक्वल टू B स्क्वायर। यू नीड टू अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड, सो B इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ये आएगा आपका आंसर, और P का आंसर प्लस माइनस के साथ ही लिखना है आपने। ठीक है, तो हमारे जो इसमें आंसर्स हुए वो एक आंसर ये बन गया और एक आंसर ये बन गया। नेक्स्ट वन, फंक्शंस। f of x is 2x minus 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 11। जो कुछ ब्रैकेट में होता है वो x की वैल्यू होती है।
तो f ऑफ 11 जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप लिखते हैं सिंपल 11। तो 2 11s आर 22 माइनस 5 दैट गिव्स यू 17। आंसर आ गया। f इनवर्स आपके पास f ऑफ x क्या है 2x माइनस 5। पहला स्टेप क्या होता है कि जहाँ पर आपका f ऑफ x है वहाँ लिखते हैं आप y। तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। अब आप बनाएं x को सब्जेक्ट, तो y प्लस 5 इक्वल्स टू 2x एंड y प्लस 5 ओवर 2 इक्वल्स टू x। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब जहाँ पर y है वहाँ लिखते हैं x, तो x प्लस 5 ओवर 2 और जहाँ पर x है वहाँ पर आएगा f इनवर्स ऑफ x। ये बन गया आपका आंसर। सही है। ये आपके पास इनवर्स निकालने के सिंपल से स्टेप होते हैं। नेक्स्ट वन, सॉल्व f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11। ओके, मेरे पास f ऑफ x क्या है 2x माइनस 5। तो जहां पर f ऑफ x लिखा है वहां पे मैं लिखूंगा 2x माइनस 5। 2x माइनस 5 एफ एक्स ही रहेगा और ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11। सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वो 2x वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 2x माइनस 11 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन। सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11 प्लस 5 इज माइनस 6 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 एक्स एक्स माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। क्या बच गया x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें कह रहा है सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि आपने x की वैल्यू निकाल ली है। तो x की क्या वैल्यूज आएंगी मेरे पास, x की एक वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक आंसर आ जाएगा x इज नेगेटिव 2 और एक आंसर आ जाएगा x इज 3। ये आपका आंसर जाएगा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 20। ऑल दो कि ये अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ, नॉट इन सिलेबस। अब 2025 के बाद से ये आपका टॉपिक हट चुका है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21। ये आ गया आपके पास टॉपिक मेंसुरेशन का, ठीक है ना। दो प्रिज्म है आपके पास, प्रिज्म ए एंड प्रिज्म बी आर मैथमेटिकली सिमिलर। अब यहाँ पर आपका एक टॉपिक एक्टिव हो जाता है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रेंसी वाला, मतलब वो वर्किंग फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ए इज 5000, द लेंथ ऑफ प्रिज्म ए इज 50। आपको वॉल्यूम पता है और आपको इसकी लेंथ भी पता है। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 16। ओके, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ प्रिज्म बी। ओके, सबसे पहली बात, क्या आपको प्रिज्म ए का एरिया मालूम है? एरिया नहीं मालूम। मुझे वॉल्यूम पता है और मुझे लेंथ पता है लेकिन मुझे एरिया नहीं मालूम। तो सबसे पहले मैं करता हूं क्या, फाइंडिंग एरिया ऑफ प्रिज्म ए। अब कैसे निकालेंगे? देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन टाइम्स लेंथ, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। ठीक है, आपको वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम इज 5000। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आपको नहीं पता, लेंथ इज 50। सिंप्लीफाई किया, 0 0 कैंसिल हो गया, 100 आंसर। 100 इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए। ये आपको निकालना था क्योंकि आपको बी का एरिया मालूम था, सही है ना। तो आपके पास ए का एरिया आ गया। अब हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ए अपॉन एरिया बी इज इक्वल्स टू लेंथ ए डिवाइडेड बाय लेंथ बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं सिमिलैरिटी के शेप्स के ऊपर। अब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए आ गया मेरे पास 100, बी का एरिया आपको पता है 16, लेंथ ऑफ ए आपको मालूम है 50 और लेंथ ऑफ बी आपको निकालने को कहा है। ये बना आपका सिंपल सी इक्वेशन बन चुकी है। अब आपने दोनों साइड पे अप्लाई करना है अंडर रूट। अंडर रूट 100 का रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 4, 50 अपॉन एल अपनी जगह आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर देंगे, 10 1s आर 10 5s आर 5 4s आर 20। तो जो आपके पास लेंथ आ रही है दैट इज 20। सिंपल, ठीक है जी, डन। आगे, रीअरेंज द वर्किंग फॉर्मूला टू मेक एक्स द सब्जेक्ट। ओके, ए इक्वल्स टू 5b प्लस 2x ओवर x माइनस 3। देखें, इसको मैं कहता हूं कि ये मैजिकल केस है क्योंकि जिसको आपने सब्जेक्ट बनाना है वो दो बार आ रहा है। तो पहले आपने उन तमाम सब्जेक्ट्स को जिसको आपने अलग करना है उसको एक साथ लेकर आए पहले। तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई विद x माइनस 3 इक्वल्स टू
5b प्लस 2x, ब्रैकेट एक्सपेंड कर रहा हूँ, ax माइनस 3a इक्वल्स टू 5b प्लस 2x। अब देखिए जिसको आपने बनाना है सब्जेक्ट, वो एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। आपने इन दोनों को एक साइड पे गैदर कर लिया, ax अपनी जगह रहा, वो प्लस का 2x यहाँ पर आके माइनस का 2x हो गया, 5b अपनी जगह रहा, माइनस का 3 वहां आके प्लस का 3 हो गया। अब इसको मैं मैजिकल क्यों कहता हूं, देखें जिसको आपने सब्जेक्ट बनाना है वो अभी दो बार नजर आ रहा है। यहां पर हम ले लें कॉमन, x कॉमन आ गया, क्या बना, a माइनस टू इक्वल्स टू 5b प्लस 3 है। यही वजह है इसको मैजिकल कहने की, कि देखिए यहां पर आपके पास 2x थे, यहां पर बन गया 1x। ये दो को एक करने का जो काम है इसको मैजिक का नाम है, फैक्टराइज किया, कॉमन ले लिया आपने। अब आप x को अलग कर लें तो x इज इक्वल्स टू 5b प्लस 3a डिवाइडेड बाय a माइनस 2, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है, यहां पर भी देखें 3 मार्क का ही होगा ये, ठीक है ना। और बड़ा आसान होता है सब्जेक्ट मेकिंग का, कोई गलती का इसमें मार्जिन नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए का पॉइंट पता है, बी का पॉइंट पता है, बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। क्योंकि बी आपको दे दिया कि भाई बी ही मिड पॉइंट है, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर मैं इसको थोड़ा डायग्राम भी बना के दिखाऊं आपको, तो ये ऐसा हो रहा है कि ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट सी है, और ये इनका मिड पॉइंट है बी जो कि आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ए के पॉइंट मुझे पता है -2,5, सी के पॉइंट मुझे नहीं पता, मैंने एक्स वाई कह दिए, और बी के पॉइंट है 1,3। अब मैं इन फॉर्मूले में इन कोऑर्डिनेट्स को प्लेस करता हूँ। तो मिड पॉइंट की जगह क्या आएगा, बी का पॉइंट आएगा 1,3। x1 क्या है जो कि a का x है, दैट इज -5। x2 क्या है जो आपको नहीं पता, c का x डिवाइडेड बाई 2। y1 क्या है भाई, 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। और अब आपने इक्वेट करना है, x को x से इक्वेट करेंगे, ठीक है। इक्वेट करने का मतलब क्या हुआ भाई, पहले आप लिखें x ये वाला और फिर आप लिखें x आगे वाला, ये हो गया हमारे पास x इक्वेट। इसी तरह हम करेंगे y को इक्वेट। y क्या लिखा हुआ है मेरे पास, यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा हुआ है 5 प्लस वाई अपॉन 2। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो इसको करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, क्योंकि मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, समझ में आ गया होगा ये सबको, चले जी। अब आते हैं हम इसको लेकर, जो हमने x को बनाई थी ना इक्वेशन, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ आएगा, 2 इक्वल्स टू -2 प्लस एक्स, -2 यहाँ पर आके +2 हो जाएगा, तो 2 + 2 क्या बन जाएगा, 4। तो x का आंसर आ गया मेरे पास 4, पहला काम खत्म हो गया। इसी तरह y को निकालते हैं, ये आ गई भाई y, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये आएगा 6 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई, 5 वहाँ रह माइनस होगा तो 1 इक्वल्स टू वाई। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4,1। ये आपका आंसर बना, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए बी इज √t, फाइंड द वैल्यू ऑफ t। ओके, अब आते हैं ए बी के ऊपर। ए का पॉइंट भी मुझे पता है, दैट इज -2 and 5, और बी का पॉइंट भी मुझे पता है, दैट इज 1,3। उसने का लेंथ जो है ना वो है t, ओके, √t। अब आपने अप्लाई किया ए और बी पर लेंथ का वर्किंग फार्मूला, वो क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1, x2 है b, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर आपका दिमाग में ये आ रहा है कि ये प्लस कैसे हुआ, तो एक फॉर्मूले का माइनस होता है और एक यहाँ का माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। और इसकी लेंथ आपको दी कितनी है, दैट इज √t, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया। रूट से रूट हो गया कैंसिल, t इक्वल्स टू 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 5 2, 2 का स्क्वायर 4। तो t का आंसर आ गया आपके पास 13। सही, आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी दैट पासिस थ्रू ए। देखें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ये खाली परपेंडिकुलर है ए बी के परपेंडिकुलर। तो ए और बी का मैंने कोऑर्डिनेट लिखा हुआ था, मैं फिर से लिख रहा हूं अपने पास ये। अब इनका निकालते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ए बी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारा गेम वर्किंग फॉर्मूले का है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 किसको कह देते हैं हम कह रहे हैं भाई ये मेरे पास है x1 y1 और ये मेरे पास है x2 y2। सो y2 इज 3, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 3 - 5 -2, 1 + 2 3। तो जो ग्रेडियंट आपके पास आ रहा है दैट इज -2/3।
बट कीप इन माइंड कि ये ग्रेडियंट परपेंडिकुलर का नहीं है, ये ग्रेडियंट तो ए बी का है। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है, फ्लिप करना है और साइन चेंज करना है। तो जो आपका ग्रेडियंट काम का होगा दैट विल बी 3/2। ये मेरे पास है, इसको मैंने लिख के साइड पे सर्कल में कर लिया कि भाई मैंने इसको यूज करना है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब मुझे निकालना है c। c निकालने के लिए मेरे पास x और y है, ओहो, c निकालने के लिए x और y है, तो y क्या है मेरे पास, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, a। सिर्फ a का कोऑर्डिनेट ही यूज करेंगे हम लोग। तो a का y कोऑर्डिनेट क्या है 5, ग्रेडियंट क्या आया 3/2, x कोऑर्डिनेट क्या है -2 प्लस c। सिंप्लीफाई किया, 5 इक्वल्स टू -3 प्लस c एंड c इक्वल्स टू 8। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल्स टू m क्या आया था 3/2 x प्लस 8। ये आपका आंसर है। कोई जरूरत नहीं है मिड पॉइंट निकालने की, यहां पर आपको उसने कह दिया कि a से पास कर रहा है इसलिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 24, टॉपिक है वेक्टर्स। इट सेज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, HKL and M are midpoints of AB, BC, CD and AD respectively। तो हमारे पास सारे मिड पॉइंट्स आ चुके हैं H K L M। ओके, AB आपको मालूम है 2A है, BC आपको मालूम है 2B है, AD आपको मालूम है 2D है। अच्छा, मैं तो आपको रिकमेंड ये करूंगा जब भी आप वेक्टर का सवाल कर रहे हो और आपको ये दिया हुआ है ना इन्फॉर्मेशन, इसको आप डायग्राम पे जरूर रिप्रेजेंट किया करें। जैसे इसने कहा कि यार A से लेके B ये आपको मिल गया दैट इज 2A, तो मैं लिख दूंगा भाई ये 2A आ गया बस। इससे काफ़ी आसान आपको मिलेगी, क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी आपको। B से लेके C कितना है, इट इज़ 2B एंड A से लेके D दैट इज 2D। ठीक है, अब हमको ये मालूम है कि भाई ये वाला यहाँ पर D हो जाएगा क्योंकि वो मिड पॉइंट है, हम इस वजह से एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ AB और AB एंड D HK। अब मुझे जाना है भाई H से लेके K, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए अब ये पूरा मैंने लिख दिया कि ये 2A है, अगर ये वाला 2A है तो S से लेके B तक का क्या हो जाएगा, दैट विल बी A। B से लेके K क्या हो जाएगा, दैट विल बी B, क्योंकि मिड पॉइंट थे सारे। तो पहले का आंसर हमारे पास बड़ा सिंपल सा आ गया, HK इज इक्वल्स टू A प्लस B, कि मैंने S से स्टार्ट करना है और मैंने K तक जाना है, तो A और B का वेक्टर आएगा। उसके बाद कह रहा है CD। अब आपको C से लेके D आना है, कैसे आएंगे, बहुत सिंपल। देखिए पहले मैं जाता हूँ C से लेके B, फिर मैं जाता हूँ B से लेके A और फिर मैं जाता हूँ A से लेके D, पहुंच गया मैं C से लेके D। यही काम करना था आपको। तो जब आप C से B जाओगे तो वेक्टर क्या होगा, 2B नहीं होगा, -2B होगा। वेक्टर में डायरेक्शन का ख्याल रखिएगा। तो C से लेके D गए, आपने किया -2B। B से लेके A आए, आपने किया -2A और A से लेके D गए, आपने किया प्लस का 2D। अब यहाँ पर आप 2 कॉमन निकालें ना निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही छोड़ दें, आंसर आ गया है। ठीक है ना, आपको सिंप्लीफाई तब करना होता है जब आपके पास सेम अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होते हैं। M से लेके जाना है L, M ये रहा और L ये रहा। ओके, अब M से लेके पहले आते हैं D पर। तो अगर मैं M से लेके D आता हूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी D। और अगर मैं D से लेके L जाता हूं तो जो मेरा अभी आंसर आया था CD का, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये है CD। CD का मतलब क्या हुआ, इसको मैं जरूर यहां लिखूंगा क्योंकि जहां पे होती है मिस्टेक। अब C से लेके D का वेक्टर आया मेरे पास, C से लेके D का आया 2D -2B -2A, ये आया। अब अगर मैं D से लेके L जाऊंगा, देखें डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। जब आप कह रहे हो C से लेके D तो डायरेक्शन नीचे आ रही है, जब आप जा रहे हो D से लेके L तो डायरेक्शन ऊपर आ रही है। तो वेक्टर सेम है बट ये नेगेटिव वेक्टर हो गया, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो D L के लिए ये दोनों प्लस होंगे और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आपका साइन चेंज हो रहा है। ठीक है ना, अब मुझे जाना था M से लेके L। पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर M से लेके L जाने का रूट मैंने ये लिया, पहले मैं जा रहा हूं M से लेके D और फिर मैं जा रहा हूं D से लेके L, तो मैं पहुंच जाऊंगा M से लेके L। M से लेके D क्या है मेरे पास, ये तो आ गया D, और D से लेके L। अब इसका साइन मैं करूंगा चेंज, 2A नेगेटिव का था 2A प्लस का हो जाएगा, 2B नेगेटिव का था 2B प्लस का हो जाएगा, और 2D प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि आपके पास 2 बार D आ रहा है, ये हर एक वेरिएबल एक बार आना चाहिए। तो अब आप क्या लिखोगे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, 2A प्लस 2B माइनस D, ये आपका आंसर आएगा किसका, ML का। ठीक है,
अब यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई क्या कि मैंने इसको हाफ नहीं किया, क्योंकि डी से लेके एल जा रहा था तो ऑब्वियसली कि मिड पॉइंट था, तो यहाँ पर एक हुई है मिस्टेक। अब क्या मिस्टेक है भाई, अब देखिएगा, जब आप इसको करेंगे कि भाई ये तो इसका मिड पॉइंट था, तो ये होगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2। जब डिवाइड बाई 2 होगा तो 2 सारे कैंसिल हो गए। अब क्या बचा मेरे पास, अब बचेगा डी प्लस ए प्लस बी माइनस डी, सारे 2 कैंसिल हो गए, डी से डी हो गया कैंसिल, तो जो आंसर फाइनल है आपका दैट इज ए प्लस बी, ये बनेगा। तो उसमें मिस्टेक क्या हुई थी, डिवाइडेड बाई 2 नहीं किया था, मिड पॉइंट किया था, डिवाइड बाई 2 होगा, डीएल है। सही भाई, तो आई थिंक यहाँ पर आपका पेपर हो गया कंप्लीट, सारे हमने सवाल सॉल्व कर लिए, आसान पेपर था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई कॉन्सेप्ट वीक हो आपका, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई कि मैं उसका अलग से आपको टॉपिक बना के एक्सप्लेन कर दूँ। इसका जो PDF सॉल्यूशन होगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।